हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक टॉपिक है, कोलंबस लॉ। तो आज हमें कोलंबस लॉ सीखना है और जानना है। सो आई होप यू आर रेडी विद योर पेन एंड कॉपी। सो लेट स्टार्ट। जैसा कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज पढ़ा, वहां हमने कहा कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर हमने कहा कि ये जो चार्जेस हैं या चार्जड बॉडीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती है। अब उस इंटरेक्शन की क्या स्ट्रेंथ होगी वो हम जानते हैं थ्रू कोलंबस लॉ। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे कि कोलंबस लॉ हमें चार्जड बॉडीज के बीच जो इंटरेक्शन होती है, जो फोर्स लग रहा होता है, उसको कैलकुलेट, उसकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम कोलंबस लॉ का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सपोज हमारे पास हैं दो चार्जेस, एक चार्ज है चार्ज Q1, एक और चार्ज हमारे पास है चार्ज Q2, और इन दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन हमने रखी है R। ये दोनों चार्ज जो है हम एज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। ओके, तो इनके बीच जो सेपरेशन है, सेंटर टू सेंटर जो सेपरेशन है वो R है। ओके, देन एज पर कूलम जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो एक दूसरे को फिर से रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, जो हम जानते हैं। ये जब एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमें पता चलता है थ्रू कोलंबस लॉ, और उसकी रिलेशन ये है। अब इस रिलेशनशिप को हमें जानना है। हम कहते हैं कि ये जो इनके बीच फोर्स लग रहा है, इन दो चार्जड बॉडीज, चार्जड पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर्ड। ओके, अब यहां पे डिफरेंट टर्म्स आ गई तो हम जानेंगे कि जो डिफरेंट टर्म्स हैं, इन डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग क्या है। ओके, सबसे पहले हम K को छोड़ के Q1 की बात करेंगे। व्हाट इज Q1? Q1 इज नथिंग, Q1 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1। ये जो हमारा चार्ज Q1 है इसका मैग्नीट्यूड दैट इज Q1, और यहां पे जो हमारा सेकंड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q2 है, जो यहां पे आ गया। एंड इन दो के बीच मल्टीप्लिकेशन है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? जो रियल नंबर्स के बीच मल्टीप्लिकेशन होती है। जब हम कहते हैं 3 into 2 इज 6, 4 into 2 is 8, वही मल्टीप्लिकेशन Q1 एंड Q2 के बीच है। ये कोई वेक्टर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ना ये डॉट प्रोडक्ट है, ना ये क्रॉस प्रोडक्ट है। ओके, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। और R, जैसा कि मैंने कहा, R इन दो चार्जेस के बीच की सेपरेशन है। तो यहां पे आया हमारे पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर्ड। इसके अलावा आप यहां पे देख रहे हो कि यहां पे K फैक्टर है। ओके, तो K फैक्टर जो है ये एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी इसका नाम है, और इसको हम कूलम्ब कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका अपना एक वैल्यू है। वैल्यू क्या है? 8.99 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर आप यहां पे थोड़ा गौर करेंगे कि ये जो कांस्टेंट K है, बेसिकली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2-3 कांस्टेंट्स। इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस कॉम्बिनेशन का हम नाम देते हैं K, और फिर इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्ब कांस्टेंट, दैट इज इट। और इसका एक फिक्स्ड वैल्यू है दिस। और यूनिट्स इसके क्या बनेंगे? अगर हम यहां गौर करेंगे, यहां पे अगर हमने K के यूनिट्स को डिफाइन करना है, इसके यूनिट्स को हमें फाइंड करना है, तो हम इसको एक साइड रखते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज को हम ट्रांसफर करते हैं। अब देखो बेटा, यहां पे F है और F इज फोर्स, तो इसका रहेगा यूनिट न्यूटन। यहां पे Q1 Q2 है, यानी चार्ज 2 टाइम्स चार्ज, सो इट इज C कूलम्ब स्क्वायर। तो कूलम्ब स्क्वायर जो यहां से उठ के ये यहां नीचे आ जाएगा। ओके, और यहां पे R है, बट R स्क्वायर ये यहां से उठ के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके हमारे यूनिट्स बनेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, दैट इज इट। सो इसका K का वैल्यू है 8.99 × 10⁹, एंड इसके यूनिट्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ आते हैं तो हम इसको लिखते हैं 9 × 10⁹। वो भी कोई उतना गलत नहीं है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली हम ये भी लिखते हैं। ओके, अब यहां पे एप्सिलॉन नॉट आ गया। सो एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं दैट इट इज द परमिटिविटी कांस्टेंट, और हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
ओके, यानी ये हमें मीडियम के बारे में बताता है। जैसा हमने यहाँ पे रखे हैं दो चार्जड पार्टिकल्स, तो इन दो चार्जड पार्टिकल्स को हमने रखा है इन वैक्यूम। ये वैक्यूम के लिए हम अभी न्यूटन्स लॉ डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम इसको किसी मटेरियल मीडियम में रखेंगे तो वहां पे ये जो फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन, ये थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगी, और थ्रू एप्सिलॉन नॉट फिर हम उस मॉडिफिकेशन को इक्वेशन में लाते हैं। वहां हम उस मीडियम जिसमें हमने चार्ज, सपोज हमने चार्जेस को पानी में रखा है, तो वहां हम पानी के लिए जो हमारा परमिटिविटी कांस्टेंट होगा, उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, वो आ जाएगा इक्वेशन में। ओके, सो हम कहेंगे कि जो परमिटिविटी कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी कांस्टेंट जो है, ये हमें मीडियम के बारे में बताता है। ओके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट, ये जो कांस्टेंट के है, ये कांस्टेंट्स जहां जितनी भी इक्वेशंस में, जैसे आपने क्लास 11 में जी देखा, जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, वहां आपने पढ़ा F इक्वल टू, वहां आपने पढ़ा F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो वहां आपने G पढ़ा। ओके, और यहां k है, k कांस्टेंट, तो G हो, k हो, या कोई और कांस्टेंट किसी भी इक्वेशन में जब आप देखते हो, तो इन कांस्टेंट्स का काम क्या होता है? यूजुअली हम कहते हैं कि जैसे हम जो रूटीन है, हम कहते हैं कि दिस इज नथिंग बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। वो कहना सही भी है, गलत भी है। गलत इसलिए बिकॉज जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं तो हमें पता लगता है कि ये बस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में चेंज करने के लिए कांस्टेंट की जरूरत है, जो कि नहीं है, जो इसका सोल पर्पस नहीं है। इसका असल पर्पस होता है टू स्केल द इंटरेक्शन। मतलब अगर मेरे पास यहां पे सपोज 3 कूलम चार्ज है, ये चार्ज भी 3 कूलम है, और सेपरेशन है, यहां से यहां की सेपरेशन है 1 मीटर, तो अगर हम ये लॉ यहां पे लगा दें तो हमें इंटरेक्शन मिलेगी F इक्वल टू 3 टाइम्स 3 अपॉन 1 स्क्वायर, दैट इज F इज 9, क्योंकि ये SI यूनिट्स है तो 9 न्यूटन। बट जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू देखा गया है कि नहीं, ये 9 न्यूटन फोर्स नहीं है, बल्कि ये जो फोर्स है ये इससे बहुत स्ट्रांग फोर्स है। ओके, सो वी आर कंपेल्ड, हम मजबूर हैं कि कोई फैक्टर हम यहां पे डाल दें जो इसको स्केल अप कर दे, इस फोर्स को। तो फिजिकल इक्वेशंस में जो आप ये कांस्टेंट्स देखते हो, ये स्केलिंग के लिए होते हैं, तो स्केल अप और स्केल डाउन। जब आप ग्रेविटेशनल इसमें जाओगे, जब आप न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी जब आप कर रहे थे, तो वहां आपको जो चीज मिल रही थी वो था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में जब हम डिस्कस करेंगे तो वहां हम कंपैरिजन करेंगे तो वहां हमें वो सारी चीजें पता चलेगी। तो यहां आप नोट करें ये पॉइंट कि ये जो कांस्टेंट, चाहे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है या कोई और कांस्टेंट किसी और इक्वेशन में, तो इसका मकसद खाली ये नहीं होता है कि हम प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में पुट कर दें, नहीं। ओके, सो इसका मकसद होता है इस इंटरेक्शन को स्केल में लाना, आई होप यहां तक आपको क्लियर है। आई रिपीट कि अगर हमारे पास 2 चार्जड पार्टिकल्स हैं और 2 चार्जेस हैं Q1, वी हैव Q1, देन वी हैव Q1, वी हैव Q2, तो इनके बीच फोर्स लग रहा है, ये आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और उस फोर्स की, उस इंटरैक्शन की स्ट्रेंथ ये है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी मैंने ये नहीं कहा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो अभी मैं फोर्स का टोटल फोर्स कैलकुलेट नहीं कर रहा इंक्लूडिंग डायरेक्शन, बल्कि मैं अभी बस इस इंटरैक्शन की, इस फोर्स की, इसका बस मैग्नीट्यूड में देख रहा हूं। ओके, तो वो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा ये सारी चीजें। तो इनके बीच जो फोर्स लग रहा है वो ये है, और यहां पे जो कांस्टेंट k है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड इसका वैल्यू ये है, और यहां पे जो ये एप्सिलॉन नॉट है तो इसका वैल्यू 8.854 भी हम लिखते हैं। इट डिपेंड्स आप कितने डिजिट्स इसमें रखना चाहते हैं, इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है k के जो यूनिट्स हैं, तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट्स उसके रिवर्स हैं, बिकॉज k एंड एप्सिलॉन नॉट दे आर इनवर्सली कनेक्टेड। तो अगर k की यूनिट्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट्स है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वी विल मूव
ओके, अब हम इसी लॉ को जो है वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, यानी अब हम फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन जानने की भी कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट अस अज्यूम दैट हमारा चार्ज Q1 इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। लेट अस अज्यूम ये चार्ज हमारा Q1 जो है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसको भी हम पॉजिटिव रखते हैं। ओके, तो पहले हम ये दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को फाइंड करेंगे। ओके, अब यहां पे अगर मैं लिखूं अपना ये जो हमारा लॉ है इसको अगर हम लिखें इन द वेक्टर फॉर्म, तो यहां पे आएगा वो सारी टर्म्स आएंगी k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर तो आ गया, साथ में ये एक डायरेक्शन वेक्टर हमने साथ रखा है बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये पार्ट मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन भी आ गई। ओके, नाउ सी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर मैं देखूं ये चार्ज Q1 चार्ज Q2 पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसको रिपेल करेगा, खुद से दूर करेगा, तो वो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो मैं उसका नाम दूंगा फोर्स F और ऑन टू ड्यू टू 1, तो मैं उसका नाम दूंगा F21। सो व्हाट इज F21? F21 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल Q2 बिकॉज ऑफ Q1। ओके, एंड इन रिप्लाई ये जो हमारा Q2 चार्ज पार्टिकल है ये Q1 पे फोर्स एक्सर्ट करेगा और उस फोर्स की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट, उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट। सो मैं लिखूंगा उसका नाम F ऑन 1 ड्यू टू 2, तो F12। अब चूंकि हमारी एक कन्वेंशन है कि टुवर्ड्स जो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस जब हम बनाते हैं हम कहते हैं ये हमारा अगर 2D प्लेन हम तो x प्राइम यानी x एक्सिस, y प्राइम यानी y एक्सिस, तो हम कहते हैं टुवर्ड्स राइट वी हैव पॉजिटिव x एक्सिस, तो हर कोई फिजिकल क्वांटिटी जो राइट की तरफ टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड हो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं बाय कन्वेंशन। तो इसी तरह जो नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड हो तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये फोर्स राइट साइड की तरफ डायरेक्टेड है तो ये हमारा पॉजिटिव फोर्स रहेगा, और ये फोर्स लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो ये हमारा नेगेटिव रहेगा। ओके, सो यहाँ इसको हम माइनस डाल देंगे, यहाँ इसको हम प्लस डाल देंगे। ओके, ग्रेट। नाउ सी अगर मैं कैलकुलेट करूं F21 को, F21 it will be nothing but K Q1 Q2 अपॉन इनके बीच की सेपरेशन अगर वो हम R फिक्स कर दें अपॉन R स्क्वायर, और ये डायरेक्टेड है टुवर्ड्स पॉजिटिव x एक्सिस, सो मैं लिखूंगा x कैप। ओके, सिमिलरली अगर मैं F12 को लिखूं F12 विल बी नथिंग बट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव, तो हम इसको लेंगे माइनस x कैप। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में न्यूटन्स लॉ हो गया। ओके, याद हमें रखना है कि ये जो मैग्नीट्यूड पोर्शन है ये वाला पोर्शन जो है ये दोनों में बराबर है, बस डायरेक्शन का अंतर है। ओके, और हम ये भी याद रखेंगे कि ये जो F12 और F21 है ये थर्ड लॉ फोर्स पेयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये थर्ड लॉ फोर्स पेयर बनाते हैं। सिमिलरली अगर हम आगे जाएं और यहां पे हम कहें कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, आई विल चेंज द कलर, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, देन यू विल गेट टू नो कि यहां ये जो चार्जड पार्टिकल Q3 है Q4 पे जब ये फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये जो Q4 है ये जब इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा तो दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट। ओके, अब ये F ऑन 4 ड्यू टू 3 ये नेगेटिव रहेगा एंड F ऑन 3 ड्यू टू 4 ये पॉजिटिव रहेगा because it is directed towards right, this is directed towards left. Similarly अगर ये हम नेगेटिव लेते हैं, ये वाला जो हमारा Q5 इसको नेगेटिव किया, इसको नेगेटिव किया, तो आप बता सकते हैं, आप खुद बता सकते हैं दैट ये अब दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो ये रिपेल करेंगे, तो ये इस पे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट इज डायरेक्टेड लाइक दिस, सो हम लेंगे F ऑन 6 ड्यू टू 5 एंड इट इज टुवर्ड्स राइट, और ये यहां पे F ऑन 5 ड्यू टू 6 और ये लेफ्ट की तरफ डायरेक्टेड है तो इसको नेगेटिव कर देंगे। ओके, आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। नाउ हम एक कंपैरिजन बनाएंगे, कंपैरिजन करेंगे हम बिटवीन दी कूलम्ब्स लॉ जो हमने अभी स्टडी किया एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इन दोनों लॉज का हम कंपैरिजन करेंगे। आई होप कि ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा।
और ये हम अभी पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों की इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ये है हमारा कूलम्ब लॉ और ये हमारा न्यूटन लॉ है। तो सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे है कि ये जो इस फोर्स लॉ में जो फिजिकल क्वांटिटी या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मैटर की आ जाती है वो है चार्ज। यहां चार्ज इन्वॉल्व है Q1 Q2, और यहां जो है ये मास प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इन्वॉल्व है M1 M2। ओके, सबसे बड़ी डिफरेंस कि यहां पे कूलम्ब्स लॉ में चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इन्वॉल्व है और न्यूटन्स लॉ में मास प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर इन्वॉल्व है। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो है ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया। ओके, अब दोनों जो है दोनों लॉज, चाहे आप यहां कूलम्ब की बात करें या न्यूटन की बात करें, तो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉज हैं, यानी दोनों में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है। सॉरी, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट लॉज होते हैं। जितने भी हमारे आप लॉज देखोगे बड़े बड़े, वो आपको इनवर्स स्क्वायर में ही दिखेंगे, एक्सेप्ट न्यूक्लियर फोर्स, वहां थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉज। ओके, तो यहां पे हम एक चीज जानेंगे कि मैथमेटिकली दोनों लॉज का स्ट्रक्चर जो है वो बराबर, वो एक जैसा है, सिमिलर है। यानी दोनों लॉज जो है स्ट्रक्चर, जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर इनका है ये एक जैसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिक्स आप यहां लगाओगे वही मैथमेटिक्स आप यहां भी लगाओगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है, जितना वो यहां के लिए वैलिड है उतना ही यहां के लिए भी वैलिड है, बिकॉज मैथमेटिकली ये दोनों लॉज जो हैं सिमिलर है। ओके, उसके बाद यहां आप देखोगे यहां पे हमारा कूलम्ब कांस्टेंट है, जो हम अभी बात कर रहे थे। यहां पे हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब आप देखो हमारा कूलम्ब कांस्टेंट है अप्रोक्सीमेटली 9 × 10⁻⁹, और हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻11। तो यहां से यहां तक आप देखो कितना फर्क है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10⁻20। तो अगर हम इन कॉन्स्टेंट्स पे जाएं तो हमें पता चलता है दैट कूलम्ब्स लॉ शुड बी 10⁻20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन न्यूटन्स लॉ, अगर हम खाली इस K और G की बात करें। ओके, तो यही मैं कह रहा था कि जब हम कोई फिजिक्स में कोई इक्वेशन देखते हैं, कोई लॉ देखते हैं, वहां जो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ओके, ये कॉन्स्टेंट्स खाली प्रोपोर्शनलिटी खत्म करने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि स्केलिंग के लिए होते हैं। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फॉर स्ट्रॉन्गर है देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो हम ये इन टर्म्स ऑफ दीज कॉन्स्टेंट्स जो है इक्वेशंस में डालते हैं, तो हम यहां से हमें पता लगता है कि हाँ ये ऐसा कुछ है। ओके, तो दिस वाज कंपैरिजन। हमने कहा कि मैथमेटिकली दोनों लॉज का स्ट्रक्चर सिमिलर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैथमेटिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में अप्लाई होगा वही मैथमेटिक्स जो है कूलम्ब्स लॉ में भी एप्लीकेबल है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। Let us go back to our slides for a while। यहां से अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमने कूलम्ब्स लॉ की बात की, ये हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया थोड़ा सा अबाउट दिस द वेक्टर फॉर्म में हम डायरेक्शन का ख्याल रखते हैं। द नेक्स्ट वी डिस्कस दिस कंपैरिजन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा और आपने नोट किया होगा। ये जो PPTs हैं ये भी आप तक पहुंचेंगी, बट इसके अलावा भी अगर आप अपनी जगह नोट करेंगे चीज़ों को, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक आपने समझा है चीज़ को, तो वो भी बेटर रहता है। ओके, सॉरी। नाउ ये एक नीट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन था कि दैट वी हैव टू पॉइंट चार्जेस, एक है A दूसरा है B। एक पे है चार्ज +Q और दूसरे पे है चार्ज -Q, यानी A पॉजिटिव है तो B नेगेटिव है। ओके, रिस्पेक्टिवली का मतलब यही हुआ कि अगर A पॉजिटिव है, A यहाँ पे पहले लिखा है तो यहाँ +Q पहले लिखा है, यानी A +Q है और B -Q है। और प्लेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, कुछ दूरी पे इनको रखा गया है, एंड फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज F, और फोर्स जो इनके बीच लग रहा है वो F फोर्स है।
ओके, नाउ इफ 25% ऑफ चार्ज A इज ट्रांसफर टू B, यानी A से 25% चार्ज लिया जा रहा है और वो B को दिया जाता है, तो आप बताइए कि व्हाट विल बी द न्यू फोर्स, नया फोर्स जो इनके बीच लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो लेट्स अज्यूम दैट ये हमारा प्लस क्यू चार्ज हो गया जो कि बेसिकली चार्ज A है, और ये हो गया हमारा माइनस क्यू चार्ज जो कि चार्ज B है। ओके, और इनके बीच कोई सेपरेशन है, तो सपोज इनके बीच कोई सेपरेशन R है, और इस सेपरेशन पे और इस मैग्नीट्यूड पे इन पे जो फोर्स लग रहा है वो F है, F इक्वल टू सम K Q अपॉन R स्क्वायर्ड। ओके, दिस आई एम ओनली टॉकिंग ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके, नाउ सी, अब हमने क्या किया, हमने यहां से 25% चार्ज उठा के यहां डाल दिया। ओके, तो जब हमने यहां से 25% चार्ज निकाला तो पीछे कितना चार्ज रहा, 75%। ओके, और 75% कितना होता है, 75% मीन्स 75 अपॉन 100, सो दैट इज 3/4, यानी 3/4 यहां चार्ज बचा। ओके, तो यहां पे हमने ये चार्ज जो है यहां से उठा के हमने यहां ट्रांसफर कर दिया। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज 25% आ गया, यानी इसका अगर मैग्नीट्यूड Q है और माइनस है तो इसमें प्लस 25% प्लस चार्ज आ गया। ओके, तो यहां जो है वो 25% पॉजिटिव चार्ज जो यहां से उठ के यहां आ गया वो यहां के 25% को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पे कितना नेगेटिव चार्ज बचेगा, वो भी है खाली 75% नेगेटिव चार्ज, और 75% फिर से 75/100 दैट इज 3/4 फ्रैक्शन, यानी यहां भी 3/4 ऑफ Q बचा जो कि ओरिजिनली Q था, और यहां भी 3/4 ऑफ Q बचा। ओके, सेपरेशन सेम है, सेपरेशन हमने चेंज नहीं करनी है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि सेपरेशन चेंज करनी है, बस दिया गया है कि ट्रांसफर करना है। तो जो नया फोर्स होगा, अगर मैं उसका नाम लिखूं F न्यू, वो रहेगा K, तो वैसा ही रहेगा 3/4 ऑफ Q इंटू 3/4 ऑफ Q अपॉन R स्क्वायर्ड। अगर आप चेक करोगे ये 3/4 9/16 बनेगा, और आपके सामने आएगा Q अपॉन R स्क्वायर्ड। तो ये जो है Q अपॉन R स्क्वायर्ड, ये क्या है, ये हमारा ओरिजिनल फोर्स है F, जिसका हमने नाम दिया था। तो हमें पता चला कि हमारा जो F न्यू है दैट इज 9/16 टाइम्स हमारा जो F ओरिजिनल है, F जिसका हमने नाम दिया था। ओके, सो यू विल सी दैट कौन सी ऑप्शन सही है, शाबाश, 9/16 है किसी कहाँ है, यहाँ है, सो 9/16 F, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 9/16 F, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई होप कि आपने ये क्वेश्चन बड़ा आसान था आपके लिए, आई होप आप इसको ट्राई करोगे और इस जैसे क्वेश्चंस को भी आप ट्राई करोगे घर पे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा क्वेश्चन इस पे फर्दर करेंगे, JEE के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो हम करेंगे, और नीट के जो और पैटर्न के क्वेश्चंस है वो भी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।